बुआ आ गई, बुआ आ गई। बुआ, अब की बार आप इतने दिनों बाद क्यों आए हो? बुआ, आप मेरा टॉय लाई हो ना, जो मैंने आपसे पिछली बार मांगा था। अरे बाबा, बताती हूँ, सब बताती हूँ। बुआ को आराम से बैठने तो दो। नहीं बुआ, पहले आप हमारे गिफ्ट दिखाओ, उसके बाद ही हम आपको आराम से बैठने देंगे। अच्छा ठीक है बाबा, बैठो। मैं अभी तुम दोनों को तुम्हारे गिफ्ट दिखाती हूँ। चिंकी, गुड्डू, क्यों बुआ को परेशान कर रहे हो? आराम से बैठकर अपनी बुआ को चाय तो पी लेने दो। अच्छा ठीक है, बुआ चाय नाश्ता कर लेगी, उसके बाद तुम दोनों आना, तब अपने अपने गिफ्ट देखना। और नहीं तो क्या, दीदी ने आकर अभी सांस भी नहीं ली और ये दोनों शैतान बुआ के पीछे पड़ गए। बुआ, आप ही बताओ, क्या हम दोनों से आप परेशान हो गए हो? क्या आपको हमारे लिए गिफ्ट लाना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं बेटा, तुम दोनों तो मेरी जान हो और तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाना बुआ को सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है भाभी, आप चाय चढ़ाओ, मैं इन दोनों को इनकी गिफ्ट दिखा देती हूँ। आपको पता है ना, अपनी गिफ्ट लिए बिना ये दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। सपना बारी बारी से चिंकी और गुड्डू को उनकी गिफ्ट निकाल कर दिखाने लगती है। ये देखो गुड्डू, ये तुम्हारी रिमोट वाली ट्रेन। और चिंकी, ये देखो, पिछली बार तुमने मुझसे ये मैप वाला टॉय मंगवाया था ना, जिस पे पूरे वर्ल्ड का मैप असेंबल करना होता है, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब तो सच में पापा से भी अच्छे टॉयज लेकर आती हो मेरे लिए। अब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुआ हो। थैंक यू बुआ, मेरा कितने दिनों से मन था ये वर्ल्ड मैप खरीदने का, लेकिन पापा लाकर ही नहीं दे रहे थे। देखो दादी, मैंने बुआ से सिर्फ एक बार कहा और बुआ ने मुझे लाकर भी दे दिया। लव यू बुआ, आप सबसे अच्छे हो। अरे ठहरो, भाग कहाँ रहे हो? अभी तो तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट है बुआ के पास। ये देखो गुड्डी, ये ड्रेस तुम्हारे लिए, और गुड्डू ये 3 पीस सूट तुम्हारे लिए। इतने सारे गिफ्ट तो मम्मी पापा हमें बर्थडे पर भी नहीं दिलाते, जितने गिफ्ट लेकर आप आई हो। आप जल्दी जल्दी आया करो ना बुआ। अच्छा बच्चों, गिफ्ट लेने के लिए बुआ को जल्दी जल्दी बुला रहे हो। हाँ बुआ, आप आती हो ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इस बार आप चीकू को साथ लेकर क्यों नहीं आई? अरे नहीं बेटा, चीकू के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसलिए वो घर पर ही है। मैं भी ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, सिर्फ एक दिन रुक कर वापस लौट जाऊंगी। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। बच्चों की जाने की बात। अरे बेटा, इतने सारे उपहार लाने की क्या जरूरत थी? अभी 2 महीने पहले ही तो तू इन दोनों को खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या दिलवा कर गई थी। अरे माँ, मेरे भतीजे भतीजी हैं और बुआ का भी तो कुछ हक और अधिकार होता है कि नहीं अपने भतीजे भतीजे के लिए। मैं अपनी खुशी से सब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए जैसा मेरा चीकू है, वैसे ही गुड्डू और चिंकी भी है। अरे दीदी, बिगाड़ कर रखा है आपने इन दोनों को। आपको पता है, आजकल जब हम इनकी कोई फरमाइश पूरी नहीं करते ना, तो ये हमें बुआ से कह देंगे, कहकर धमकाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। कल तो मुझे भी ये चिंकी धमकियाँ दे रही थी कि मम्मा मुझे टॉय दिलवा दो, वरना मैं अभी बुआ को फ़ोन कर दूंगी और फिर बुआ मेरा टॉय लेकर आ जाएंगी। अरे भाभी ठीक ही तो है, बुआ भी तो दूसरी माँ ही होती है। बच्चों की जो फरमाइश माँ बाप पूरी ना कर सके, वो बुआ से पूरी करवा लो, इसमें बुराई क्या है? बच्चे हैं भाभी, आज खिलौने कपड़ों का उन्हें शौक़ है। कल को बड़े हो जाएंगे तो ये खिलौने पड़े हमारा मुंह ताकते रहेंगे, कोई इससे खेलने वाला भी नहीं होगा घर में। जी लेने दो ना बच्चों को अपना बचपन। आज मेरे भतीजे भतीजी छोटे हैं तो मैं उनके लिए खिलौने लेकर आती हूँ। 2-4 साल बाद कहाँ मुझे ऐसा मौका मिलेगा। ठीक कहती हो दीदी, बच्चों का बचपन एक बार जाता है तो लौट कर थोड़ी ना आता है। ननद सपना के आने से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सपना का स्वभाव ही ऐसा था, वो जब भी मायके आती, भतीजा भतीजी, भाई भाभी, माँ, सब के लिए ढेरों तोहफे लेकर आती। जितने दिन सपना घर में रहती, बस हर तरफ सपना ही सपना होता रहता। सपना को खाना खिला दो, सपना के लिए चाय बना दो, सपना को ये पसंद है, सपना को वो पसंद है। ऐसा लगता पूरा परिवार उसे पलकों पर बिठाकर घूम रहा है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलते ही इंसान अर्श से फर्श पर कब आ गिरता है उसे पता भी नहीं चलता। जब तक सपना के पति का व्यापार आसमान की बुलंदियां छू रहा था, घर में रुपए बरस रहे थे। हाथ में नोटों की इतनी गर्मी थी कि सपना अपने मायके हमेशा तोहफों से लदी हुई पहुंचती थी। एक दिन फ़ोन पर, माँ
सब बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। अरे बेटा रो क्यों रही है, क्या हो गया? खुलकर बता, मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा। क्या बताऊँ माँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आता अब क्या होगा। अरे बेटा तू बताएगी भी या बस पहेलियां ही बुझाती रहेगी? माँ, इनके छोटे भाई ने सब कुछ धोखे से अपने नाम कर लिया। घर, बिजनेस, गाड़ी, कुछ नहीं बचा, सब ले गया वो चालबाज और हमें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसी बात करिए बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और दामाद जी को भनक भी नहीं लगी? क्या बताऊँ माँ, इनका स्वभाव तो आप जानती हैं, और अपने सगे भाई पर कौन शक करता है। दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे थे अपने परिवार पर। क्या जानते थे कि एक दिन यही परिवार उनको ऐसा धोखा देगा कि उस धोखे से हम कभी उभर नहीं पाएंगे। उनके छोटे भाई पुनीत ने धोखे से उनके बिजनेस और घर को अपने नाम कर लिया। जब तक हमें पता चला पूरी बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी थी माँ। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, लेकिन अब क्या होगा? और तेरे सास ससुर ने कुछ नहीं बोला? वो समझाते क्यों नहीं पुनीत को? वो लोग भी बहुत दुखी है माँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बातों से मानने वाला इंसान नहीं है वो। इन्होंने तो कोर्ट में केस कर दिया है, लेकिन आप जानती है ना, कानूनी पचड़े 2 दिन में सॉल्व तो होते नहीं। पता नहीं कब कार्रवाई होगी और कब हमें हमारा बिजनेस वापस मिलेगा। तो ऐसा कर बेटा, जब तक तुम्हें तुम्हारा घर और बिजनेस वापस नहीं मिलता, यहीं आकर हमारे साथ रह। नहीं नहीं माँ, आप लोगों के साथ रहना विनेश कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे वो अपनी माँ के घर नहीं गए, आप लोगों के यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। फोन रखने के बाद, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ बेटा, बहुत बुरी खबर है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि अब क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे माँ जी क्या हो गया, आप हमें डरा रही हैं, बताइए तो सही। बेटा, सपना के देवर ने धोखे से सब हड़प लिया। सपना का मकान, उनका बिजनेस, कुछ नहीं बचा। उन बेचारों के रहने का भी ठिकाना नहीं है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है बेटा। अरे माँ, कोई एक दिन में किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथिया लेता। जीजा जी ने ही ढील दी होगी, वरना किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि कोई उनके घर में घुसकर उनके घर और दुकान हथिया ले। अरे भाभी, आपने देखा तो है, दीदी और जीजाजी की दिखावा करने की भी तो बहुत ज़्यादा आदत है। हर समय अपनी दौलत का दिखावा करते घूमते हैं। हो गई ना नीयत खराब। आजकल के ज़माने में पैसा देकर अच्छी अच्छों की नीयत बदल जाती है। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? वो अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। अरे भले इंसान है वो, हर किसी पर प्यार लुटाते हैं, कभी अपना पराया नहीं सोचते, और उनकी अच्छाई को तुम दिखावे का नाम दे रही हो। देखा तुमने, दीदी के पास अब रहने को घर भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी रहने के लिए उन्हें यहीं बुला ले। अरे भाभी, यहाँ कौन सी एक्स्ट्रा जगह है? और देखो, 2-4 दिन की बात और होती है, लेकिन किसी को हमेशा के लिए अपने घर में रखना कोई समझदारी थोड़ी ना है। और अपनी भी तो कोई प्राइवेसी होती है कि नहीं? ठीक कह रही है छोटी तू। अगर माँ जी ने ऐसी कोई बात की ना तो साफ साफ मना कर देंगे हम दोनों तो। अरे भाई, 2-4 दिन मेहमान नवाजे करना ठीक है, लेकिन जीवन भर किसी को अपने घर में बिठाकर तो नहीं खिला सकते। जब से सपना का बिजनेस और मकान गया था, माँ नीतू बहुत परेशान रहने लगी थी। वो या तो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती या फिर माला लेकर कान्हा जी का नाम जपती रहती। उनके मुंह से दिन रात बस यही प्रार्थना सुनाई देती कि हे प्रभु, मेरी बेटी की भलाई का बदला इस तरह से उसे मत दो। कुछ दिन बाद, भाभी देख रही हैं ना आप, आजकल तो माँ जी ना बच्चों के साथ खेलती है, ना हंसती मुस्कुराती दिखाई देती है। हर समय बस चेहरा लटकाकर अपने कमरे में बैठी माला जपती रहती है। अरे ठीक है, मान लिया बेटी के जीवन में दुख आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बेटे और उनके बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दो। मेरा तो माँ जी की ये मनहूस सी शक्ल देखकर ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ठीक कह रही है छोटी तू। अच्छा, माँ जी ने पेंशन के पैसे दे दिए क्या? अब घर में कैश तो है नहीं। मैं सोच रही थी कि माँ जी के पेंशन के पैसे से ही घर का राशन मंगवा लेते हैं। भाभी, मैं भी ना यही पूछने वाली थी कि इस महीने तो माँ जी ने बस पेंशन के 15,000 ही दिए, बाकी के 15,000 आपको दिए क्या? अरे नहीं नहीं छोटी, पेंशन का हिसाब तो तुम ही रखती हो ना। हर महीने माँ जी के 30,000 से ही तो हम घर का राशन और बाकी के खर्चे चलाते हैं। लेकिन माँ जी ने तो 15,000 ही दिए, और इतना ही नहीं, पिछले महीने भी माँ जी ने 15,000 ही दिए थे। अगर आधी पेंशन हमें दे रही है तो माँ जी की बाकी की आधी पेंशन कहाँ जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी आधी पेंशन बेटी को देना शुरू कर दिया हो? पता तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे पता था दीदी
कि घर में आग लगी हो और आग की लपटें हमारे घर तक ना पहुंचे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन से जीजा जी के बिजनेस की खबर आई है ना, उस दिन से बेटी के दुख में ऐसी डूबी हुई है कि बेटे बहू पोते पोती उनको दिखाई देना ही बंद हो गया है। रो रो कर मन नहीं भरा तो अब पैसा भिजवाना भी शुरू कर दिया। छोटी, समय रहते लगाम खींचनी पड़ेगी, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल को हम यहाँ बैठे रह जाएं और सारी प्रॉपर्टी दीदी के नाम हो जाए। मैं तो कहती हूँ सामने से जाकर माँ जी से पूछ लेते हैं कि ये सब कब तक चलने वाला है। ऐसे पीठ पीछे खून जलाने से कोई फायदा तो है नहीं। चलो फिर। दोनों बहुएं सास के कमरे में पहुंच जाती है। माँ जी, छोटी बता रही है आजकल आप आधी पेंशन ही घर पर दे रही हैं। क्या हुआ, बाकी पैसा किसी को दिया है क्या? हाँ बेटा, मैंने सोचा है अब से मेरी पेंशन से आधा हिस्सा सपना को भी दिया करो। उसका हाथ बहुत तंग चल रहा है ना, ठीक से कमाई का कुछ साधन भी नहीं रहा, ऊपर से किराए का मकान और छोटू की पढ़ाई का खर्च, सब कुछ निकाल पाना बहुत कठिन हो रहा है उसके लिए। अरे मैं उसकी माँ हूँ, तुम लोगों से लेकर ना सही अपनी पेंशन से तो उसकी मदद कर ही सकती हूँ। कम से कम छोटू की पढ़ाई में रुकावट तो नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को छोटू की पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बिठाना पड़ जाए। अरे माँ जी, अब इतना बड़ा घाटा हुआ है उनका, कोई 2 दिन में तो इस मुसीबत से उबरने वाली नहीं है सपना दीदी। अब क्या जीवन भर उनका घर चलाने की जिम्मेदारी हम लेंगे? बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन अपने हिस्से के दुख इंसान को खुद ही काटने पड़ते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं ना कि हम लोगों से पूछे बिना आप अपनी आधी पेंशन अपनी बेटी के नाम करने लग गई। आज तो आधी पेंशन दे रही हैं, कल को खर्चों के नाम पर पूरी पेंशन बेटी को देना शुरू कर देंगे। और दीदी को भी शर्म नहीं आई माँ की पेंशन खाते हुए? बिजनेस चला गया तो चला गया, सांप के निकलने के बाद लाठी पीटने से कुछ हाथ नहीं आता। माँ जी, जीजा जी पढ़े लिखे हैं, अरे कोई नौकरी देकर अपना परिवार संभालना चाहिए ना। जीवन भर बैठकर रोने से तो कुछ होगा नहीं। जब बिना कुछ किए उनका घर चलाने के लिए पैसा मिल रहा है तो हाथ पैर हिलाकर काम क्यों करने लगे वो भला? छोटी बहू, जबान संभाल कर बात करो। अरे मेरी बेटी के दिन क्या खराब हुए, बाहर वालों से पहले घर वालों की नजरें बदल गई। जब तक मेरी बेटी भर भर के तोहफे लेकर आती थी तो तुम दोनों दीदी दीदी करके उसके आगे पीछे घूमती थी। मेरी बेटी के पास से लक्ष्मी क्या गई, तुम लोग तो अपनी असलियत पर उतर आए। वैसे ठीक ही कहते हैं, बुरा वक्त इंसान पर इसीलिए आता है ताकि हम अपने और परायों के बीच में अंतर करना सीख जाए। ऐसी बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता माँ जी। अरे भगवान न करे अगर कल को आपकी बेटी की नौकरी चली जाएगी तो क्या हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए सपना दीदी यहाँ आएंगी या अपने पति की कमाई हमें देना शुरू करेंगी? तोहफे देना अलग होता है माँ जी, और अपनी कमाई किसी को ले जाकर थमा देना अलग बात होती है। तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। ये पेंशन मुझे मेरे पति की नौकरी से मिलती है। मैं अपनी पेंशन कहाँ खर्च करूंगी, किसे दूंगी, ये मैं तुम दोनों को बताना ज़रूरी नहीं समझती। सास के मुंह से खरी खरी सुनने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में लौट आती है। देख लिया छोटी, माँ जी के तेवर। अरे अपनी गलती मानने से तो रही, उल्टा हमें आंख दिखा रही है वो तो। देखो जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब दीदी जीजाजी इस घर पर राज कर रहे होंगे और हम अपने बच्चों के साथ किरायों के मकान में धक्के खा रहे होंगे। लेकिन करेंगी क्या? सच तो यही है ना कि सारी प्रॉपर्टी माँ जी की है, वो जिसको चाहे उसे दे, हम कर ही क्या सकते हैं? अरे हम प्रॉपर्टी के कागजों पर माँ जी के सिग्नेचर ले लेते हैं ना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। दोनों बहुएं अपनी प्लानिंग में अपने अपने पतियों को भी शामिल कर लेती है। दोनों बेटे मिलकर प्रॉपर्टी के कागज बनवाते हैं और रात में सोते समय माँ का अंगूठा उस पर लेने का प्लान बनाते हैं। आधी रात के बाद चलो चुपचाप माँ के कमरे में चलते हैं, अब तक तो माँ गहरी नींद में सो गई होगी। चलकर माँ का अंगूठा इन कागजों पर लगवा लेते हैं। लेकिन भैया अगर माँ जाग गई तो? अरे जाग गई तो भी क्या, बस एक बार अंगूठा लग जाए उसके बाद जाग कर भी वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ दबे पांव माँ के कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही माँ के पास जाकर खड़े होते हैं कि अचानक से कमरे की लाइट जल जाती है। क्या हुआ, चौंक गए? तुम चारों की प्लानिंग तो मैं पहले से जानती थी। इतना कहने के बाद मानी तो अपना फ़ोन उठाती है और अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है। सपना बेटा, वक्त आ गया है, वो कागज़ लेकर तुरंत घर आ जाओ। कुछ ही देर में सपना कुछ कागज़ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। बेटा, एक कागज़ तुम चारों लेकर मेरे कमरे में आए थे और एक कागज़ आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
उस कागज को पढ़कर तुम्हें मेरी बेटी और खुद के बीच का अंतर समझ में आएगा। सपना वो कागजात बड़े भाई के हाथ में थमा देती है। अरे ये तो फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स है और इनके नॉमिनी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक पढ़ा तूने। सपना ने तुम्हारे बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए की एफडी कराई थी। कहती थी कल को मैं रहूं ना रहूं पता नहीं वक्त कैसा हो, इन पैसों से मेरे भतीजे भतीजी को शादी का तोहफा खरीद कर दे देना। जब बुरा वक्त आया ना बेटा, तब भी इसने वो एफडी नहीं तुड़वाई। ये गरीबी में गुजारा करती रही लेकिन अपने फर्ज से तब भी नहीं चुकी। और एक तरफ तुम दोनों हो, जब तक बहन के पास पैसा था उसका आना तुम्हें खूब भाता था। बहन किराए के मकान में पहुंच गई, बच्चों का स्कूल से नाम कटते कटते बचा, लेकिन तुम दोनों ने फ़ोन पर भी कभी उनकी खैरियत नहीं पूछी। यही डर था ना कि कहीं बहन कुछ पैसे ना मांग ले। अरे इसने तो कभी मुझसे भी 1 रुपया नहीं लिया। मैंने खुद ही अपनी कसम देकर बच्चे की स्कूल की फीस जमा कराई है। और जिस मकान के कागज़ों पर साइन लेने तुम आए हो ना, वो तो पहले ही तुम दोनों के नाम कर चुकी हूँ मैं। और क्या कहा था छोटी बहू तूने? ननद माँ की पेंशन खा रही है। ठीक है, अगर 2-3 महीने मैंने उसकी मदद कर दी तो उसने मेरी पेंशन खा ली। और तुम लोग जो सालों से मेरी पेंशन खा रहे हो उसका क्या? क्या मैंने कभी पूछा कि मेरी 30,000 रुपए की पेंशन तुमने कहाँ खर्च की? माँ की बात सुनकर दोनों भाई और भाभियाँ शर्मिंदा हो गए थे। नजरें नीची किए वो अपने कर्मों को कोस रहे थे, क्योंकि हर गलती की माफी नहीं हुआ करती। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, वरना हर घर में ऐसा कोई ना कोई होता है जिसे छोटा कहकर उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उनकी कुंडली में ग्रह स्थिति शायद ऐसी होती होगी जो उनकी बातों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और ऐसा ही कुछ हो रहा था मिताली के साथ भी। मिताली शोभा निवास की छोटी बहू थी, जिसकी शादी को 1 साल होने को आया था, पर 1 साल में मिताली के जीवन में शायद ही कुछ बदलाव हुआ था। सुबह 8 बजे नहा धोकर तैयार होकर मिताली किचन में आती है। आज तो जरा भी धूप नहीं निकली, सोच रही हूँ सभी के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना दूं, नाश्ते में खाकर सबका दिल खुश हो जाएगा। ये बेसन कहाँ रख दिया है भाभी ने? किचन से मिताली अपनी भाभी को आवाज लगाती है। भाभी, बेसन कहाँ रखा है आपने? दिख नहीं रहा। अरे तू पहले ही आ गई, मैं आ रही थी ना। और बेसन का क्या करना है तुझे? वो मैं सोच रही थी कि सभी के लिए आज नाश्ते में गर्मा गर्म पकोड़े बना दूं। मोनू भी आज घर पर है, वो भी खा लेगा, वरना तो बेचारी को रोज टिफिन का ठंडा खाना खाना पड़ता है। न जाने कब बड़ी होगी ये मिताली। अरे पकोड़े बना लो, सैंडविच बना लो, मजाक है क्या? घर पर ऐसा नाश्ता किया जाता है? इसीलिए तो कोई तुमसे कभी खाने को लेकर डिस्कशन ही नहीं करता। चला अब हट, गैस छोड़, मैं रोटियां बना देती हूँ, तब तक तू सब्जियां काट ले। तभी खेलता हुआ मोनू किचन में आ जाता है। आज कुछ अच्छा अच्छा खिलाओ ना चाची, रोज टिफिन का ठंडा खाना खा खा कर बोर हो गया हूँ। नाश्ता तो पहले ही तय हो गया है मोनू, मैं क्या करूँ? अब हम शाम में कुछ अच्छा स्नैक्स बनाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? जाओ अब खेलो। क्या खेलो? हाँ दो मिताली, तुम सुबह से तो खेल ही रहा था, कभी ये भी कह दिया करो कि पढ़ो। पर भाभी अभी तो इसके मेन पेपर्स के एग्जाम्स ओवर हुए हैं, बस ड्राइंग ही तो बाकी है, थोड़ा खेल लेगा तो क्या ही हो जाएगा। हाँ तो ड्राइंग के लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जाओ मोनू तैयारी करो। मिताली और सीमा मिलकर नाश्ता तैयार कर बाहर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। नाश्ते में रोटी सब्जी देखते ही शोभा कहती है, आज कुछ चटपटा खाने का जी हो रहा था मौसम देखकर। देखा भाभी, पता है मम्मी, मैं भी आज पकोड़े ही बनाने वाली थी, पर भाभी ने मना कर दिया। ठीक ही तो किया उसने, जीभ का क्या है, उसका तो मन करेगा ही चटपटा खाने का, पर उससे शरीर खराब कर ले क्या? मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार है। ठीक किया तूने बहू। देख मिताली, तू भी उससे कुछ सीख, किस तरह मन को काबू किया जाता है। दोपहर के वक्त रात की किटी पार्टी के लिए शोभा साड़ी पहनकर ट्राई कर रही थी। देख तो मिताली कैसी लग रही है साड़ी, जच रही है ना? साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है मम्मी जी, पर ब्लाउज मैच नहीं कर रहा। तुम आजकल के लोगों को ना हर चीज में बुराई ही निकालनी है। मैं भी पागल हूँ जो तुझसे पूछने आ गई। अरे सीमा, जरा मेरी साड़ी फाइनल करवा दे बेटा रात की किटी के लिए। अब राय लेनी ही नहीं होती है तो पूछते क्यों हैं ये लोग। रात के वक्त शोभा की सारी सहेलियां किटी पार्टी करने उसके घर पहुंचती है।
आज जरा गर्मी सी लग रही है ना, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। नहीं तो ड्रिंक्स में चाय हटाकर आज कोल्ड ड्रिंक ही सर्व करवा दूं क्या? शोभा ये कह रही होती है, तभी इत्तेफाकन मिताली कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वहां पहुंच जाती है। देखिए, इस लड़की को साल भर होने आए शादी को, पर इस लड़की को अभी तक इतनी अकल नहीं आई। अरे बहू, रात के वक्त कोल्ड ड्रिंक कौन देता है? कोल्ड ड्रिंक पिलाकर सबका गला खराब करना है क्या? अच्छा जा, अब चाय बनाकर लेकर आ। फिर दूध सवेरे वाली लेनी है मम्मी जी की कल वाली, वो भी आप बता दीजिए, वरना शायद चाय बनाने के बाद आप कहेंगी गलत दूध की चाय बना दी मिताली तूने। इसकी इन्हीं हरकतों के कारण हमारा घर का सारा काम ना बड़ी बहू ही संभालती है। न जाने वो नहीं रहती तो हमारा क्या होता। अब चल अंदर बताती हूँ। शोभा की ऐसी हरकतों को देखकर उसकी सहेलियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं, गजब किस्म की औरत है शोभा जी, अभी खुद ही कोल्ड ड्रिंक लाने की बात कर रही थी और वहीं जब मिताली लेकर आ गई तो उसे खरी खोटी सुनाने लगी। अरे इसका आज का नहीं है, हमेशा से ऐसी आई है। पिछले 1 साल से देख रही हूँ। मिताली बेचारी सारा काम करती है, उसके बाद भी बेचारे को रत्ती भर भी इज्जत नहीं मिलती। ईगो बबली, ईगो। उसकी बात मान लेंगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। और कुछ इसी तरह सभी मिलकर मिताली को कॉर्नर किए देते थे। किसी भी इम्पोर्टेंट बात में उसकी राय नहीं ली जाती थी, और अगर वो आगे जाकर राय दे भी दे बताऊं क्यों, दिखाई देती हूँ। 3 दिनों बाद मोनू के स्कूल की छुट्टियां हो जाती है और वो स्कूल से घर आकर सभी से कहता है, चाचा, दादू, दादी, मेरी स्कूल की छुट्टियां हो गई, बस एक ड्राइंग का एग्जाम था, वो भी किसी तरह निपट गया। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। एग्जाम खत्म होने की खुशी में क्या लेगा मेरा मोनू दादी से, है? मुझे कहीं घूमने जा रहा है दादी, इस बार ठंड की छुट्टी में भी हम नहीं गए थे। मुझे कहीं घूमने जा रहा है दादी, इस बार ठंड की छुट्टी में भी हम नहीं गए थे। ये तो बहुत सही कह रहा है मेरा पोता। बताओ कोई इसे घूमने भी नहीं ले जाता। पर तेरे दादू तुझे जरूर बाहर लेकर जाएंगे बेटा। आज रात के खाने पर इस ट्रिप का डिस्कशन हो ही जाए। और रात के खाने पर संतोष सभी से इस बात का जिक्र करता है। तो 5 दिन की छुट्टियों पर तो हम जा रहे हैं। अब किस तरह क्या मैनेज करना है, कहाँ जाना है, वो तुम लोग देख लो, पर छुट्टियां तो फिक्स है बाबा। तो क्यों ना हम आपके गांव चले पापा जी, कितनी कहानियां सुनाते हैं आप अपने गांव की, इसी बहाने मोनू गांव भी देख लेगा। गाँव? वाह, तू तो रहने ही दे मिताली, बताया भी तो मेरा ससुराल। अरे पूरा जीवन वहीं गुजरा है मेरा, कोई और जगह बता। तो बीच पर जाना कैसा रहेगा मम्मी जी? तू मुंह ही क्यों खोलती है मिताली, मुझे तो समझ में नहीं आता। पानी में ले जा सबको, काले पीले होकर लौटेंगे सब। कितनी धूप होगी वहां पर? फरवरी के महीने में तो इस तरह के बीच पर जाया जा सकता है भाभी, उसके बाद तो एक्चुअल धूप शुरू होती है, इसलिए कह रही हूँ बीच सही रहेगा। इसे डिस्कशन में रखते ही क्यों है पापा जी आप? अंडे से तो निकली नहीं और ज्ञान दे रही है। बीच पर ले जाओ, समुद्र है वहां, मोनू को कितना खतरा हो सकता है, बच्चा है वो, शैतानी में समुद्र की तरफ चला गया तो फिर क्या करेंगे हम, बता। तो फिर आप देख लीजिए कहाँ जाना है, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। पहाड़ियों पर चलते हैं, उससे अच्छा कोई दूसरा डेस्टिनेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कहती हो मम्मी जी? इसी बहाने आप पहाड़ और बर्फ भी देख लेंगी। आपने अब तक पहाड़ नहीं देखे ना? देखा बहू, ये होता है बड़प्पन, ये होती है समझदारी। तो फिर पहाड़ों का फाइनल कर लो। नहीं भाभी, अभी तो हर जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मेरे हिसाब से अभी पहाड़ों पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तू ना रहने दे, जानती ही क्या है पहाड़ों के बारे में, बचपन बीता है वहां मेरा। तो ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, सब अपने अपने कपड़े पैक कर लो, 2 दिन के बाद की टिकट्स करवा रही हूँ मैं। और हमेशा की तरह मिताली की बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। रात को टेंशन में मिताली अपने कमरे में खुद से ही बात कर रही थी। हद है, ये लोग भी कुछ मानने को तैयार ही नहीं होते, पर मुझे किसी भी तरह इस ट्रिप को कैंसिल करना होगा। मिताली का टेंशन से भरा चेहरा देखकर राहुल कहता है, घर वालों की बात का बुरा लगा मेरे बच्चे को? क्यों ध्यान देते हो मिताली सबकी बातों पर? एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, दिल पर मत लिया करो। इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने मान लिया है कि तुम जो भी बोलोगी वो गलत ही होगा। अरे इग्नोर करो। बात वो नहीं है राहुल, भाभी ने सबकी परसों की ही टिकट बनवा ली है, मेरे हिसाब से अभी जाना सही नहीं होगा। तुम कैसे भी घर के 2-3 दिनों के लिए प्लान पोस्टपोन करवा सकते हो क्या? ठीक है, फिर मैं सबको बोल देता हूँ कि मेरे ऑफिस का कोई काम आ गया है,
तो ये 3 दिन छोड़कर वीकेंड पर निकलते हैं। अब तक खुश है ना मेरा बच्चा, मुस्कुरा देना। राहुल 2-3 दिनों के लिए ट्रिप पोस्टपोन करवा देता है और 3 दिन बाद सभी अपना सामान लेकर निकलने को तैयार हो जाते हैं। अरे दादी, तुम तो सुबह 6 बजे से ही तैयार होकर बैठी हो। ट्रेन तो दोपहर 3 बजे की है, बहुत टाइम बाकी है। मेरा राजा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, दादी को सिखाएगा। हैं? देखो बेटा, अभी 10 बज रहे हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, स्टेशन जाएंगे। स्टेशन जाने में भी तो वक्त लगेगा, और मानो कि ट्रेन जल्दी आ गई तो। अरे शोभा जी रुक जाइए, कुछ देर में चलते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं टीवी में न्यूज क्या आ रही है। अरे ये तो वही बस है ना जिसमें बहू ने हमारी टिकट करवाई थी। और कल फिर दर्ज हुई लैंडस्लाइडिंग की रिपोर्ट। पहाड़ों पर यात्रियों को सैर करवाने वाली बस हुई लैंडस्लाइडिंग का शिकार। तेज बर्फबारी के कारण सड़कें हुई जाम। मौसम विभाग ने दी जानकारी। टीवी देख रहे दर्शकों से गुजारिश है, जितना हो सके लैंडस्लाइडिंग प्रोन एरिया पर जाना करे अवॉइड। जिंदगी रही तो छुट्टियां भी मन जाएगी। तुमने हम सबकी जान बचा ली मिताली। मम्मी, इसी बस में तो हम पहाड़ों में घूमने वाले थे। अगर हम इस बस में होते तो न जाने क्या होता। वो तो अच्छा है कि मिताली ने मुझे झूठ बोलने को कहा और मैंने ऑफिस का बहाना बनाकर ट्रिप की डेट पोस्टपोन करवा दी। आप ही कहती थी ना दादी कि नए जमाने के लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती। देखिए, चाची के नॉलेज ने आज हम सबको बचा लिया। हाँ मम्मी, मिताली ठीक कह रही थी। अभी पहाड़ों पर जाना सेफ नहीं है, पर आप लोगों ने हमेशा की तरह उसकी बातों को इग्नोर किया। कभी कभी अंडे से ना निकला चूजा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। क्यों भाभी? तो अब से सब मिताली की बात को ध्यान से सुनेंगे। तो गांव चलते हैं फिर। इस वाक्य के बाद कभी भी कोई मिताली की बात को इग्नोर नहीं करता।